नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 29 सितंबर 29 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर की जो है क्लासेस आप लोग रेगुलर फॉलो करिए। साथ ही साथ आप नोट्स बना सकें, इसके लिए आपको जो है डेली करंट अफेयर की पीडीएफ वो रेगुलर प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। उससे आप अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में एक अच्छा खासा वेटेज होता है क्वेश्चंस का, करंट अफेयर का। तो रेगुलर फॉलो करिए, कोई भी सेशन आपका मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करो दोस्तों। उसके पहले कहना चाहूंगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश 2024 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों, किस देश में अगले वर्ष यानी कि 2024 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन होने वाला है, कौन सा देश इसकी मेजबानी करेगा। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए रहिए और साथ ही साथ वीडियो को साथ में शेयर करते रहिए अपने दोस्तों तक। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो 2024 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कर रहा है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें कहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा अमेरिका में। तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय जो क्रिकेट परिषद है यानी कि आईसीसी ने आधिकारिक तौर पे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी के लिए, ठीक है, अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों जो 3 प्रतिष्ठित स्थान है उनको नामित किया है। तो एक तरीके से जो संयुक्त राज्य अमेरिका जो इसकी मेजबानी कर रहा है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की, बात ये करें कि बीसीसीआई ने 3 स्थानों को नामित किया है जहां पे इस जो है विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। और ये 3 स्थान यूएसए में कौन कौन से, एक तो डलास है, फ्लोरिडा है और तीसरा न्यूयॉर्क जो है। इन 3 शहरों में, अमेरिका के इन 3 शहरों में विश्व कप 2024 T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यदि देखा जाए तो T20 वर्ल्ड कप के मैच का आयोजित किए जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ही किए जाएंगे। अगर हम बात करें, देखा जाए पहली बार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो T20 विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है। और इसमें से देखा जाए कहाँ पे जो इसका आयोजन किया जाएगा, कौन कौन से स्थान चुने गए, जैसा कि हमने 3 शहर देखे, तो 3 शहरों में डलास में देखिए ग्रैंड पेरियर में इसका आयोजन किया जाएगा, फ्लोरिडा में देखा जाए तो ब्रोवार्ड काउंटी, न्यूयॉर्क में देखा जाए तो नाउस, ठीक है, काउंटी में। इन 3 जो स्थानों पे इसका भव्य आयोजन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे वेस्ट इंडीज और अमेरिका को जो है टूर्नामेंट की मेजबानी आईसीसी बोर्ड के द्वारा 2021 नवंबर में दी गई थी। अब आईसीसी ने जो है कई विकल्पों के बारे में विस्तृत और व्यापक मूल्यांकन के बाद देखा जाए तो अमेरिका को जो है अमेरिका के स्थानों का चयन किया है जहां पे जो है ये आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। ये 3 शहर के नाम भी आपको पता होने चाहिए, डलास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमारा पहला ही प्रश्न स्पोर्ट्स से रिलेटेड था। आइए कुछ और भी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बात करें दोस्तों तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त के लिए देखिए घोषणा की गई है, ठीक है, किसके द्वारा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा आईसीसी ने जो है अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा की है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो है महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन थी और पुरुष क्रिकेट, इसमें बात कर लेते हैं तो जो आयरलैंड के अर्लिन कैली हैं, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उन्हें, और जो पाकिस्तान के कप्तान है दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट के कप्तान बाबर आजम को अगस्त 2023 के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे नाम दे देगा कि अर्लिन केली जो है वो किस देश से संबंधित है, तो आयरलैंड की है। वही पाकिस्तान के जो क्रिकेटर है जिनका नाम है बाबर आजम, उन्हें, तो इन 2 लोगों को आईसीसी के द्वारा, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है अगस्त के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो पाकिस्तान के क्रिकेट कप्तान है दोस्तों बाबर आजम, अगस्त के महीने में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीतने वाले, ध्यान रखिएगा ये पहले खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। तो ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो आपके करंट अफेयर के लिए जरूरी थी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड थी, ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा अवार्ड से संबंधित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है, फिल्मी दुनिया से संबंधित है कि भारतीय सिनेमा में
शानदार योगदान देने के लिए इस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, इस साल किन्होंने अपने जो है भारतीय सिनेमा में शानदार योगदान दिया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है ए है, वहीदा रहमान को जो है इस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इसकी जो घोषणा की गई है दोस्तों वो किया गया है, जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उनके द्वारा जो है ये घोषणा किया गया है कि जो अभिनेत्री है दोस्तों वहीदा रहमान, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उन्हें जो है इस साल का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, लाइफ टाइम फाल्के, ठीक है, यहाँ पे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे दिया जाएगा दोस्तों? तो अभिनेत्री वहीदा रहमान को दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो वहीदा रहमान है, उन्होंने जो भारतीय सिनेमा में जो शानदार योगदान दिया है, उनके योगदान को एक तरीके से मान्यता देने के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें प्रदान किया जाएगा। इन्होंने देखा जाए किन किन फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो देखा जाए वहीदा रहमान ने प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद, ठीक है, साहेब बीबी और गुलाम, गाइड, खामोशी और कई जो अन्य जो हिंदी फिल्में हैं उनमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में सीएम एलिवेट कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में सीएम एलिवेट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, किस राज्य में किया गया है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर देने लिए मैं आपको ऑप्शन दे रही हूं कि नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट का स्टेट तो हमें एक ही दिख रहा है, कौन सा दोस्तों? मेघालय है। तो मेघालय में ही जो है सीएम एलिवेट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम की बात करें दोस्तों तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वो मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं कॉनराड ए संगमा, उन्होंने जो मेघालय की राजधानी है दोस्तों शिलांग में इस अभूतपूर्व सीएम एलिवेट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम की अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इस कार्यक्रम का यानी कि सीएम एलिवेट कार्यक्रम का देखिए उद्देश्य क्या है? एक तो उद्यमिता को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ देखा जाए तो रोजगार को बढ़ावा देना, और राज्य के भीतर जो आर्थिक विकास है दोस्तों उस आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना राज्य के द्वारा। ये इस कार्यक्रम कौन से कार्यक्रम? सीएम एलिवेट कार्यक्रम का बेसिकली महत्वपूर्ण उद्देश्य हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों? ये कहाँ पे, किस राज्य सरकार के द्वारा? तो मेघालय सरकार के द्वारा। यहाँ पे हम बात करें इसके अन्य चीजों के बारे में, विशेषताओं के बारे में, तो नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया यह जो पहल है दोस्तों, इस पहल का उद्देश्य क्या है? अगले 3 वर्षों में, ध्यान रखिएगा, अगले 3 वर्षों में लगभग 300 करोड़ रुपए के पर्याप्त निवेश के साथ विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है, 20,000 से अधिक व्यक्तियों के लिए उद्यमिता के अवसर पैदा करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इसका उद्देश्य है कि अगले जो है 3 वर्षों में जो है 300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, और इस निवेश के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में लगभग जो 20,000 से अधिक जो वहां के लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको जो है उद्यमिता के अवसर प्रदान किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। अगर हम इसके 3 उद्देश्यों की बात करें सीएम एलिवेट कार्यक्रम के, देखिए बेसिकली 3 उद्देश्य। पहला तो देखिए सहभागिता, ठीक है, किस क्षेत्र में सहभागिता? तो ये उद्यमिता में देखा जाए युवाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ठीक है, जो कि इसका पहला उद्देश्य है पीएम एलिवेट कार्यक्रम का, ठीक है, सहभागिता। दूसरा देखिए रोजगार, यानी कि राज्य में रोजगार के अवसर का सृजन करना। तो जो राज्य के यानी कि जो मेघालय के युवा हैं उन युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और लास्ट में देखा जाए सशक्तिकरण, यानी कि राज्य में जो है एक तरीके से आर्थिक विकास और विकास को जो है सुगम बनाना इस सीएम एलिवेट कार्यक्रम का उद्देश्य दिख रहा है, ठीक है। तो सहभागिता, रोजगार और सशक्तिकरण, हमें ये जो है 3 प्रमुख उद्देश्य हैं सीएम एलिवेट कार्यक्रम का, जिसका जो है शुरुआत किया गया है मेघालय के सरकार के द्वारा। चूंकि आपके सामने यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का मैप खुला हुआ है दोस्तों, आइए थोड़ा सा मेघालय की लोकेशन देख लेते हैं। देखिए जब मेघालय दोस्तों ध्यान रखिएगा एक ही राज्य से और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा से अपनी सीमा को साझा करता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों मेघालय, जो कि तीनों ओर से देखिए किससे घिरा हुआ है दोस्तों? ये तीनों ओर से असम से घिरा हुआ है, और इसकी राजधानी है मेघालय की दोस्तों शिलांग है। और यहाँ से देखा जाए ये वाला क्षेत्र जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है, मेघालय का। तो यहाँ पे चूंकि हमने बात किया शिलांग इसकी राजधानी, मुख्यमंत्री ऑलरेडी हमने बात किया कॉनराड ए संगमा जो है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, लोकेशन ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए और भी विशेषताएं, गारो खासी जयंतियां जो है पहाड़ियां यहीं पे मिलती है। चलिए आप मुझे बताइए कि विश्व में, ठीक है, जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मनिसराम, वो किस हिल्स पे स्थित है, ठीक है, गारो खासी जयंतिया में किस पे स्थित है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि
हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना खोजी गई है? तो एक लकड़ी की संरचना जो कि विश्व की अभी तक की सबसे पुरानी, आधुनिक मानव से भी पुरानी ये संरचना है दोस्तों। ये कहाँ खोजी गई है, किस देश में खोजा गया है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है डी है जाम्बिया। ठीक है, अफ्रीकी देश जाम्बिया में। तो यहाँ पे पुरातत्वविदों ने देखा जाए जाम्बिया और तंजानिया की सीमा के पास एक उल्लेखनीय खोज किया है, और ये देखा जाए जिससे कि दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात लकड़ी की संरचना का पता चला है। ठीक है, तो ये जो जाम्बिया और तंजानिया की जो बॉर्डर है दोस्तों, वहां पे इसकी खोज की गई है। जैसा कि आप स्क्रीन देखें, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो संरचना है दोनों, ये विश्व की अब तक की खोजी गई सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना है। जाम्बिया में एक नदी के किनारे जो है ये प्राचीन लकड़ी की जो है रचना, जो कि जो हमारे जो है दूर के पूर्वजों की सरलता और संसाधनशीलता के आकर्षण की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, ये पाई गई है। इस संरचना में देखा जाए एक बड़े, ठीक है, फल वाले विलो पेड़ से 2 इंटरलॉकिंग लॉक लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करें दोस्तों, पुरातात्विक साक्ष्य इंगित करते हैं कि इन लट्ठों को नुकीले पत्थर के औजारों का उपयोग करके सावधानी पूर्वक जो है आकार दिया गया है। अनुमान ये भी है कि यह संरचना देखा जाए तो 4,76,000 वर्ष से अधिक पुरानी है। ठीक है, जो काफी हद तक आधुनिक मनुष्यों के अस्तित्व से पहले की है। तो बहुत ही समझ लीजिए लाखों साल पुरानी है ये संरचना, जिसकी खोज जाम्बिया में किया गया है। तो आप भी सोचेंगे दोस्तों जाम्बिया कहाँ पे है, ये आपके सामने देखिए अफ्रीका का मैप खुला हुआ है, और ये क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये ठीक है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका कंट्री, चूंकि साउथ की तरफ जब आप बढ़ेंगे अफ्रीका में, तो यहाँ पे आपको जाम्बिया देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें जाम्बिया किन किन देखे, यहाँ पे देखिए यही जाम्बिया और तंजानिया वाला जो बॉर्डर है, यहीं पे उस लकड़ी की खोज की गई है, प्राचीन लकड़ी की, जो कि बहुत साल पुरानी है, लाखों वर्ष पुरानी है, यहाँ पे खोजा गया है। यहाँ पे देखिए जाम्बिया की जो कैपिटल है दोस्तों वो लुसाका है। ये पूरी तरीके से लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि इसकी कोई भी सामुद्रिक सीमा नहीं है। ये किन किन देशों से अपनी सीमा को साझा करता है, तो यहाँ पे देखिए तंजानिया है, ठीक है, मलावी है, और बात करें दोस्तों यहाँ पे मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे है, बोस्वाना है, नाम्बिया है, अंगोला और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, इन देशों से ये जाम्बिया जो है वो घिरा हुआ है। तो ये लोकेशन ध्यान रखिएगा, अफ्रीका का ये देश है। ठीक है, इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ और भी महत्वपूर्ण जो है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्रमुख है यूएफओ विशेषज्ञ जिनका नाम है जेमी मॉसन। इन्होंने भी मैक्सिकन कांग्रेस में जो है 2 कथित गैर मानव निकायों का खुलासा किया है, और ये गैर मानव निकायों का जो खुलासा किया गया ये लगभग 1000 साल पुराना माना जा रहा है। इस शव जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कथित तौर पर पेरू के, ठीक है, कुजुक्को में एक खदान में पाए गए थे, और शोधकर्ताओं का दावा यह है कि इन शवों की आनुवांशिक संरचना मनुष्य से 30% जो है वो अलग, एक तरीके से एलियन माना जा रहा है इन्हें। ठीक है, ये एलियन का एक तरीके से शव माना जा रहा है दोस्तों। ठीक है, जो कि यहाँ पे मैक्सिकन कांग्रेस में जो है इसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? जेमी मॉसन के द्वारा। और ये जो शव है जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कथित तौर पे जो पेरू है दोस्तों, पेरू ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है पेरू, और वहीं के देखा जाए कुजुक्को में इस एक खदान थी, वहां पे ये पाया गया था। मैक्सिको को देखा जाए, मैक्सिको के राष्ट्रीय स्वायत्त विश्वविद्यालय द्वारा इसकी जो उम्र पता लगाई गई, किसके द्वारा? तो कार्बन डेटिंग से जो है इस्तेमाल करके इसकी उम्र लगभग ये अनुमान लगाया गया है कि 1000 वर्ष पुरानी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि निम्न में से किस राज्य में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक आयोजित की गई है? चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद की है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे उत्तर क्षेत्रीय भी होता है दोस्तों, यहाँ पे 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, तो यहाँ पे उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बात की जा रही है, जिसकी जो है 31वीं बैठक आयोजित की गई। कहाँ किया गया दोस्तों? पंजाब में किया गया। ठीक है, तो देखिए ये जो क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है दोस्तों, इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है, और उसी को देखा जाए तो इसी पे आधार पे जो केंद्रीय गृह मंत्री है, सहकारिता मंत्री दोस्तों अमित शाह, उन्हीं की अध्यक्षता में पंजाब के अमृतसर में, ध्यान रखिएगा, पंजाब के अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक जो है आयोजित की गई। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में अमित शाह। ध्यान रखिएगा जो क्षेत्रीय परिषद होती है उनका जो अध्यक्ष होता है वो गृह मंत्री होता है। ठीक है, तो उसी की अध्यक्षता में ये बैठक भी आयोजित की जाती है। ये जो बैठक है इसमें देखिए कौन कौन से राज्य शामिल हुए। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य शामिल है, तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन यहाँ पे आए होंगे। तो यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के उपराज्यपाल,
चंडीगढ़ के प्रशासक, सदस्य राज्यों के वरिष्ठ मंत्री अधिकारी जो है इस बैठक में शामिल हुए हैं। ठीक है, बैठक का जो आयोजन किया गया है वो केंद्रीय यहाँ पे गृह मंत्रालय के अधीन जो अंतर राज्य परिषद सचिवालय है और पंजाब सरकार के सहयोग से जो है वो किया गया। ध्यान रखिएगा, अंतर राज्य परिषद का जो सचिवालय है उसके और पंजाब सरकार के सहयोग से। यहाँ पे देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, अंतर राज्य परिषद क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अंतर राज्य परिषद जो है इसके बारे में हमारे संविधान में उल्लेख है, मैं अभी चर्चा करती हूँ उसके बारे में, लेकिन उसके पहले मैं बात करूंगी दोस्तों क्षेत्रीय परिषद की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्षेत्रीय परिषद एक संवैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि संविधान हमारे जो संविधान है उसमें उसका उल्लेख नहीं है, बल्कि ये ध्यान रखिएगा ये संसद के द्वारा अधिनियम पारित करके इस परिषद को गठन किया गया था, जिसकी वजह से इसे एक वैधानिक निकाय के रूप में जाना जाता है। तो ये जो क्षेत्रीय परिषदें हैं, ध्यान रखिएगा ये एक वैधानिक निकाय है और इसे किस अधिनियम के तहत जो स्थापित किया गया था, तो संसद के एक अधिनियम जिसका नाम है दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ठीक है, तो 1956 के द्वारा तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। कौन कौन से थे, तो उत्तर, मध्य, ठीक है, उत्तर क्षेत्रीय परिषदें, मध्य क्षेत्रीय परिषदें, पूर्वी, पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रीय परिषदें, और प्रत्येक क्षेत्र के लिए दोस्तों एक क्षेत्रीय परिषद का जो है वो प्रदान किया गया था। संरचना आप यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर क्षेत्रीय परिषद में देखिए कौन कौन से राज्य हैं, ये आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है दोस्तों उसमें देखिए उत्तर प्रदेश आता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश का नाम है, तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश, तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल है। ठीक है, और अभी हम लोगों ने उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बात किया, तो जिसमें देखा जाए हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल है। ये देख सकते हैं आपका पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है और यहाँ पे दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है, तो इन्हें भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। चूंकि हमने यहाँ पे बात की दोस्तों, देखिए एक परिषद की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय परिषद की, जो कि दोस्तों क्या है, ये एक वैधानिक निकाय है। यहाँ पे एक नाम आया दोस्तों अंतर राज्य परिषद की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंतर राज्य परिषद दोस्तों ये थोड़ा सा जो हमारे लिए एक संवैधानिक तंत्र है। ठीक है, संवैधानिक तंत्र, क्योंकि जो है इसके बारे में उल्लेख हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, अनुच्छेद 263 में। तो यहाँ पे जो अनुच्छेद 263 है वो एक अंतर राज्य परिषद का निर्माण के प्रावधान करती है। ठीक है, किसका, अंतर राज्य परिषद का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अंतर राज्य परिषद एक संवैधानिक निकाय है और वही क्षेत्रीय परिषद की बात करें दोस्तों तो ये एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास और नवाचार पर राष्ट्रीय नीति किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो विकास नवाचार पर राष्ट्रीय नीति लॉन्च की गई है। ठीक है, किसको लेकर के, तो फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और नवाचार पर किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, ये किया गया है डॉक्टर मनसुख मांडविया, तो करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री दोस्तों जो डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं उन्होंने भारत में फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार पर राष्ट्रीय नीति जो है वो लॉन्च की है। इसके साथ ही देखा जाए तो फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए योजना भी जो है वो लॉन्च की गई है। इस नीति का देखिए बेसिकली उद्देश्य क्या है, तो पारंपरिक दवाओं और फाइटो फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों सहित देखा जाए फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना जो है इसका बेसिकली उद्देश्य है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार पर राष्ट्रीय नीति लॉन्च की गई है केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों की हाल ही में किस राज्य सरकार ने किशोरों को जीवन कौशल प्रदान करने के लिए मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है, तो मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के द्वारा जो है के साथ किसने साझेदारी किया है, उद्देश्य क्या है, किशोरों को जीवन कौशल प्रदान करना। ये है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किशोरों को जीवन कौशल प्रदान करने के लिए मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी किया है। इस साझेदारी के तहत देखा जाए जो 9000 जो सरकारी स्कूल हैं दोस्तों उसमें से लगभग 10 लाख किशोरों को जीवन कौशल वो प्रदान किया जाएगा। यह साझेदारी राज्य के 20 जिलों और 89 ब्लॉकों में किशोरों को जीवन कौशल शिक्षा देने के लिए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये ध्यान रखिएगा दोस्तों मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ किसने साझेदारी की है, मध्य प्रदेश सरकार ने। उद्देश्य क्या है,
तो वहां के जो सरकारी स्कूल है उसमें से लगभग 10 लाख जो किशोर हैं, उन 10 लाख किशोरों को जीवन कौशल प्रदान करना। यहाँ पे बात कर लेते हैं इसी के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण राज्य। अरुणाचल प्रदेश में देखिए अभी हाल ही में जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के तेजू हवाई अड्डे का एक नए टर्मिनल भवन का जो है उद्घाटन किया है। अगर हम इस नए टर्मिनल भवन की विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये टर्मिनल में देखा जाए तो 1500 मीटर का रनवे है और ATR, ठीक है, ATR 72 प्रकार के विमानों को संभालने में ये पूरी तरीके से सुसज्जित है। इसके साथ ही देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में अब कुल जो है 4 हवाई अड्डे हैं। कौन से? तेजू है, जीरो है, ठीक है, होलोंगी है और पासीघाट जो हो गया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित न्यूज था। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, स्टार्ट कर लीजिएगा कि निम्न में से किस राज्य ने सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलिथीन कचरा बैंक शुरू किया है? तो सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला जो है पॉलिथीन कचरा बैंक शुरू किया है, किस राज्य ने किया है? ये किया है दोस्तों उत्तराखंड ने, ठीक है। यहाँ पे उत्तराखंड में देखा जाए देहरादून कैंट बोर्ड ने देश में पहले 3 पॉलिथीन कचरा बैंकों की शुरुआत किया है। ये पॉलिथीन कचरा बैंक की बात करें दोस्तों तो ये रणनीतिक रूप से, ठीक है, रखे गए हैं, जिसमें से 2 गढ़ी में और 1 जो है प्रेमनगर में रखा गया है। ये जो इन कचरा बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य दोस्तों क्या है? एक तो अपशिष्ट प्रबंधन करना और दूसरा आय का सृजन करना। इसमें देखिए क्या होगा, ये जो बैग होंगे, जो चिप्स रैपर होंगे और पैकिंग पेपर होंगे, प्लास्टिक कटर जो होंगे और जो ब्रेड रैपर सहित जो विभिन्न पॉलिथीन अपशिष्ट होते हैं, उन पॉलिथीन अपशिष्ट जो वस्तुओं को एकत्र किया जाएगा, ठीक है। और योगदानकर्ताओं को उनके द्वारा जो लाए गए पॉलिथीन कचरे उनके लिए जो है 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मुआवजा दिया जाएगा। तो जितना 3 किलो पॉलिथीन होगा, मान लीजिए 1 किलो पॉलिथीन होगा, 3 रुपए जो है वो जो है योगदानकर्ता जो जिसके द्वारा लाया जाएगा उसको मुआवजा के तौर पे दिया जाएगा। एकत्रित पॉलिथीन को क्या किया जाएगा दोस्तों? तो एकत्रित पॉलिथीन को, जो पॉलिथीन कचरे को टाइल्स, बोर्ड और बर्तन जैसी सजावटी वस्तुएं बनाने के लिए जो है संसाधित किए जाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से अपशिष्ट से, ठीक है, आय सृजन, अपशिष्ट के माध्यम से क्या किया जाएगा? उसका आय सृजन किया जाएगा, उसे कुछ उपयोग वाली वस्तु बना करके उससे आय का सृजन किया जाएगा। बेसिकली कचरा बैंक का प्राथमिक उद्देश्य यही है, ठीक है। तो ये देश में जो है पहले 3 पॉलिथीन जो है कचरा बैंक की शुरुआत की गई है उत्तराखंड में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ पे इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तराखंड की जो सरकार है उसने पोमा ग्रुप के साथ जो है 2000 करोड़ रुपए के जो निवेश पे AMU पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए पोमा ग्रुप करता क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, धामी, उन्होंने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जो है लंदन रोड शो में हिस्सा लिया और साथ ही साथ यहाँ पे जो हस्ताक्षर किया गया, ये जो समझौता हुआ है पोमा ग्रुप से, ये उत्तराखंड सरकार के ओर से जो सचिव हैं उद्योग, ठीक है, विनय शंकर पांडे, उन्होंने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पोमा ग्रुप देखिए ये क्या बेसिकली क्या करता है, ये रोपवे, ठीक है, रोपवे निर्माण के क्षेत्र में एक प्रमुख, ठीक है, समूह है। तो ये रोपवे का निर्माण करता है और पोमा ग्रुप ने देखा जाए चमोली जिले के ओली रोपवे के लिए जो है वो काम किया है। यह देहरादून मसूरी रोपवे, यमुनोत्री रोपवे परियोजना में तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पे। तो इसी के साथ समझौता किया है पोमा ग्रुप ने, ठीक है, रोपवे बनाने के लिए उत्तराखंड की सरकार ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, दिवस से संबंधित है कि हाल ही में कब विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया? कब मनाया गया दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस? ऑप्शंस आपके सामने हैं, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी है, यानी कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। यहाँ पे जो है पर्यटन का जो योगदान है दोस्तों विश्व की अर्थव्यवस्था में, ठीक है, तो उसके महत्वपूर्ण जो भूमिका है उसके बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, हर साल देखा जाए 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, ठीक है, UNWTO की बात करें, ध्यान रखेगा ये वो WTO नहीं है, ये पर्यटन से संबंधित है। इसके अनुसार देखा जाए तो ये जो पर्यटन को आर्थिक प्रभाव जो है वो तेल निर्यात जैसे उद्योगों के बराबर या उससे भी अधिक है। विश्व में देखा जाए तो विश्व पर्यटन दिवस का विषय देखिए क्या है, तो पर्यटन और हरित निवेश है, ठीक है, ये इस साल का क्या है दोस्तों थीम है, विषय है पर्यटन और हरित निवेश है। विश्व पर्यटन दिवस को चिन्हित करने के लिए WTO ने देखा जाए तो रियाद जो कि सऊदी अरब में एक 2 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, ठीक है। चूंकि हम बात करें विश्व पर्यटन दिवस को सबसे पहली बार देखिए कब मनाया गया था, तो यहाँ पे देखिए 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया गया था वो सितंबर
1979 में, ठीक है, टोरेमोलिनोस स्पेन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्पेन में जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन दिवस की महासभा थी, उस महासभा के तीसरे सत्र के दौरान ये निर्णय लिया गया था कि हर साल जो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाएगा 27 सितंबर को। और उसी के बाद देखा जाए पहली बार जो है 1980 में जो है पहला विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा विश्व पर्यटन दिवस दोस्तों कब, 27 सितंबर को। इसी के साथ साथ पर्यटन की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो हमारे देश का पर्यटन मंत्रालय है, ठीक है, भारत सरकार जो पर्यटन मंत्रालय है उसे देखा जाए स्वदेश दर्शन 2 ठीक है ओ योजना में उत्तराखंड के 2 सीमांत जिले जिनका नाम है चंपावत और पिथौरागढ़ को शामिल किया है। तो स्वदेश दर्शन 2.0 में अभी हाल ही में उत्तराखंड के 2 सीमांत जिलों को शामिल किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ये जिले कौन है, चंपावत और पिथौरागढ़। स्वदेश दर्शन 2.0 की बात करें दोस्तों, ये जो योजना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका जो उद्देश्य है वो पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ पर्यटन के क्षेत्र में देखा जाए क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना है। पर्यटन यानी कि ऐसा पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जिससे कि पर्यटक जो है वो आकर्षित हो सके। आगंतुकों की जो बुनियादी सुविधा है वो प्रदान करना जिससे कि पर्यटन क्षेत्रों को क्या मिले दोस्तों, बढ़ावा मिले। इसी उद्देश्य से ये स्वदेश दर्शन योजना शुरू की गई थी भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। इसी के साथ साथ स्वदेश दर्शन योजना के हिस्से के रूप में दोस्तों देखा जाए तो पिथौरागढ़ जिले में जो गुंजी है पर्यटन क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए तैयार है, जिससे 75 करोड़ रुपए का जो है आवंटित बजट है। तो ये था दोस्तों, इससे हम लोग पर्यटन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखें। अब बात करते हैं दोस्तों आज के लास्ट प्रश्न की। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चैटन 2 जल विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो चैटन 2 जल विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया दोस्तों? ये किया गया सिक्किम के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्किम के दोस्तों जो मुख्यमंत्री है पीएस, ठीक है, पीएस तमांग, उन्होंने जो सिक्किम का दोस्तों जिला है मंगन जिला, ठीक है, वहां पे चैटन लॉचेन में सिक्किम पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो विकसित किया गया है दोस्तों जल विद्युत परियोजना जिसका नाम है चैटन 2 जल विद्युत संयंत्र, उसका उद्घाटन किया है। आपसे यहां से भी पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहा चैटन 2 जल विद्युत परियोजना जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया, उद्घाटन किया गया? तो ध्यान रखिएगा सिक्किम में किया गया है। इस उद्घाटन अवसर पे देखा जाए जो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है सिक्किम के तमांग, उन्होंने सिक्किम के सतत विकास और आर्थिक कल्याण में परियोजना के महत्व पर प्रकाश डाला। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें, चैटन 2 जल विद्युत संयंत्र की विशेषता की बात करें तो ये 3 मेगावाट का क्षमता वाला ये जल विद्युत परियोजना है और साथ ही साथ ये रन ऑफ द रिवर परियोजना है जिसमें देखा जाए तो यहाँ पे चाग्यू नदी के पानी का उपयोग किया जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक नदी भी आ गई है, ठीक है, ठीक है, चाग्याचू नदी, ठीक है, जो कि सिक्किम में बहती है और इसी पानी में इस रन ऑफ द रिवर परियोजना को स्थापित किया गया है जिसका नाम है चैटन 2 जल विद्युत परियोजना, ठीक है। इसमें देखा जाए तो 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह परियोजना लगभग 35 ठीक है करोड़ 30 लाख की लागत से बनाई जा रही है, ठीक है, सिक्किम में। तो ये देखिए चैटन 2 जल विद्युत संयंत्र कौन सी नदी पे दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ये नदी है क्या, चाग्याचू नदी, सिक्किम से। चूंकि बात करें सिक्किम के बारे में तो आइए सिक्किम के बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों। सिक्किम की जो स्थापना हुई थी वो 16 मई 1975 में की गई थी, ठीक है। कब किया गया था? तो ये 22वें राज्य के रूप में किया गया था। आप मुझे संवैधानिक संशोधन अधिनियम बताइए, ठीक है, सिक्किम को जो शामिल किया गया था कौन से संविधान संशोधन था। इसी के साथ साथ बात करें जो राजधानी इसकी गंगटोक है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो पीएस तमांग है जिनके बारे में बात करें। इसकी जो सीमाएं देखें किससे किससे लगती है तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें दोस्तों तो इसकी चीन से, भूटान से और बांग्लादेश से, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें तो ये जो पश्चिम बांग्लादेश के माफ करिएगा ये नेपाल से और साथ ही साथ जो पश्चिम बंगाल से अपनी राज्यों में पश्चिम बंगाल से लगती है इसकी सीमा। और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है और साथ ही साथ दुनिया की जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों कंचनजंगा, वो भी जो है सिक्किम में स्थित है। और कंचनजंगा ध्यान रखिएगा यूनेस्को की, ठीक है, विश्व विरासत सूची में भी शामिल है कंचनजंगा। यहाँ पे कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों? तिस्ता नदी है और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? रंगित है, ठीक है, लोहनक है, तालुंग है और लाचुंग। ध्यान रखिएगा तिस्ता की सहायक नदियां, नदियों से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, उनकी ट्रिब्यूटरी से संबंधित प्रश्न और भी। तो ये जो है तिस्ता नदी जो कि सिक्किम में बहती हुई बांग्लादेश में जाती है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि भारत के बाहर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्थित है दोस्तों, कहाँ पे? न्यू जर्सी में। अगला है हाल ही में परमाणु हथियार के
कुल उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? 26 सितंबर को मनाया गया। और 27 सितंबर को हमने क्या मनाया? विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, यहाँ पे बात करें, यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसे बनाया है? अभिनेत्री कटरीना कैफ को। प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में विस्तार किया गया है किसका दोस्तों? अमित खरे का। हाल ही में चीन ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किस देश के साथ? तो यहाँ पे बात करें दोस्तों, भारत, यहाँ पे माफ करिएगा, नेपाल और चीन ने अपने आपसी द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है दोस्तों, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इसी के साथ साथ दोस्तों ध्यान रखिए, अपना जो पीडीएफ डाउनलोड करिए, उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।